हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को, और केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं हम बिलियन चैप्टर को, जिसमें आज आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 4। इससे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं एवं अनुप्रयोग। लेकिन आप लोग बेटा क्लास को अंत में जब क्लास को कंप्लीट कर लिया करो तो उसके अंत में आप लोग अपनी राय जरूर दिया करो, क्लास पसंद आई या नहीं आई, कौन सा प्रश्न बेटा आपके लिए डाउट रह गया है, तो इन चीजों के बारे में जरूर बताना है, ताकि जो भी आप लोगों के डाउट है उन सभी डाउट को हम संडे स्पेशल क्लास बना के क्लियर करा दिया करेंगे। क्लियर? और उम्मीद करा करेंगे कि उन सभी प्रश्नों को लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। और जैसा कि आप लोगों का बेटा हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये परिवार इतना बड़ा होना चाहिए कि ताकि बेटा हम आप लोगों के सामने मैथ, इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के टीचरों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और जितना बड़ा ये परिवार होगा, हम वादा कर रहे हैं कि उतनी ईमानदारी से आप लोगों के साथ मेहनत होगी। और चिंता ना करिए, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट देखने लायक हो, तो उसी हिसाब से बेटा हम लोग पूरी टीम के साथ तैयार करवाएंगे आप लोगों के सभी सब्जेक्टों को। क्लियर? तो इसके लिए आप लोगों को ये परिवार सबसे बड़ा परिवार बनाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। पढ़ाना हमारा काम है, हम एक ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है? और चलते हैं, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था हेनरी का नियम, और आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए अब हम पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। तब हमने पढ़ा था हेनरी के नियम में गैसों की द्रव्यमय विलेयता को, अब हम ठोसों को किसमें मिलाएंगे? द्रव में। लेकिन यहां पर एक बात आ रही है कि भाई विलेयता किसे कहेंगे? आप लोगों पढ़ा चुके हैं किसे कहते हैं विलेयता? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, क्या कहलाती है? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या बताया? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, क्या कहलाती है? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। लेकिन भैया हम विलेय को किसे घोलेंगे? किस पदार्थ को घोलेंगे? ठोस। किसको घोलेंगे? ठोस को। तो निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की, अब किसको लेंगे? ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो किसमें? 100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस ठोस विलेय पदार्थ की क्या कहलाएगी? द्रव में विलेयता कहलाती है। क्या बताया? निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाती है। लिखेंगे परिभाषा, पहली परिभाषा लिखेंगे, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस ठोस विलेय पदार्थ की द्रव में विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। क्लियर? तो ये हमने बेटा किसमें दे दिया? ये हमने दे दिया ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके। लेकिन बेटा हम क्या करें? अगर हम इसे लीटर में घोलना चाहें, किसमें घोलना चाहें? लीटर के अंदर, तो यहां पर जब भी बेटा हमारा आयतन किसमें होता है? लीटर में, और द्रव्यमान किसमें होता है? किलोग्राम में। ध्यान रखना है आप लोग, इस चीज को भी ध्यान रखना है, जब भी द्रव्यमान होगा
तो द्रव्यमान हमारा किसमें होगा, या तो ग्राम में होगा या किसमें होगा, किलोग्राम में। और हमारा आयतन किसमें होता है, आयतन हमारा या तो मिलीलीटर में होगा या हमारा किसमें होगा, लीटर में, या हमारा किसमें होगा, लीटर में। तो आयतन ml में या लीटर में होता है और द्रव्यमान हमारा ग्राम में या किलोग्राम में होता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो ठोस विलेय पदार्थ को बोल रहे हैं वो किसमें बोल रहे हैं, लीटर में। किसमें बोल रहे हैं, लीटर में। तो लीटर है तो बेटा कौन आएगा, आयतन। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ के मोलों की, ठोस विलेय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर में घुल सके, जो 1 लीटर विलयन में घुल सके, उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। उस ठोस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्लियर, तो लिखेंगे इस परिभाषा को, परिभाषा लिखेंगे, सेकंड परिभाषा दे सकते हैं, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की, ठोस विलेय पदार्थ की, ठोस विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर, जो 1 लीटर विलयन में घुल सके, उस पदार्थ की, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्लियर, तो ध्यान रखना है, हमने 2 परिभाषाएं दी हैं, एक ग्राम के अंदर, एक ग्राम या किलोग्राम में, दूसरा लीटर या मिलीलीटर के अंदर। क्लियर, अब हम पढ़ने वाले हैं किसको, कि ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले बेटा इसको नोट करिए, नोट करो पहले इसको। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर, तो सबसे पहला जो कारक पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखो, जब हम क्या करेंगे, ठोस को विलेय में, ठोस को किसमें मिलाएंगे, द्रव में, द्रव में मिलाएंगे तो द्रव में इनकी क्या होगी, विलेयता होगी, घुलनशीलता होगी। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, और इसमें ये पहला पॉइंट। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भाई प्रत्येक ठोस को क्या प्रत्येक द्रव में घोला जा सकता है, बताओ। मैंने प्रश्न पूछा आपसे, क्या प्रत्येक ठोस को प्रत्येक द्रव में घोला जा सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, प्रत्येक ठोस को हम प्रत्येक द्रव में नहीं घोल सकते। जैसे अगर हम नमक ले लें, NaCl नमक ले लिया हमने, क्लियर, और नमक को अगर हम किस में डालेंगे, नमक को अगर हम जल में डालेंगे तो आप बोलोगे ये बहुत तेजी से घुलेगा। नमक को जल में डालने पर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन अगर इसी नमक को अगर हम बेंजीन में डालें तो आप बोलोगे बेंजीन में नमक नहीं घुलेगा, बेंजीन में नमक नहीं घुलेगा। इसी प्रकार जो हमारी नेफ्थेलीन है, नेफ्थेलीन को अगर जल में डालेंगे तो नेफ्थेलीन जल में नहीं घुलेगी, वो घुलनशील नहीं है। लेकिन नेफ्थेलीन को अगर हम बेंजीन के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगी, घुलनशील। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक ठोस को प्रत्येक द्रव में नहीं घोला जा सकता। जैसे NaCl, KCl आदि को जल में डालने पर, NaCl, KCl आदि को जल में डालने पर ये कैसे हैं, घुलनशील हैं, किंतु नेफ्थेलीन जल में अघुलनशील है। इसी प्रकार अगर हम NaCl, KCl नमक को अगर हम बेंजीन में घोलेंगे तो बेंजीन में नमक अघुलनशील है, किंतु अगर नेफ्थेलीन को अगर हम बेंजीन में डालेंगे तो नेफ्थेलीन
क्या होगा, बेंजीन में घुलनशील है। क्लियर। तो इसके बारे में हम बिल्कुल लिखने वाले हैं। चलो लिखते हैं। लिखेंगे प्रत्येक ठोस को प्रत्येक द्रव में नहीं घोला जा सकता, द्रव में नहीं घोला जा सकता जैसे आपका NaCl, KCl आदि जल में घुलनशील है, किंतु नैप्थेलीन जल में अघुलनशील है। इसी प्रकार NaCl को बेंजीन में घोलने पर NaCl बेंजीन में अघुलनशील है तथा नैप्थेलीन बेंजीन में घुलनशील है। क्लियर। तो भाई ये पहला पॉइंट उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ताप का प्रभाव। सेकेंड पॉइंट है भाई ताप का प्रभाव। ठीक है। ताप का प्रभाव क्या है कि भाई अगर सामान्यतः देखा जाए, सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर, अगर सामान्यतः ताप में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की द्रव्यमेवता बढ़ती है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनकी ताप में वृद्धि करने पर विलेयता घटती है, जिनकी ताप में वृद्धि करने पर विलेयता कैसी होगी, घट जाएगी। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सामान्यतः अगर हम ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो भाई विलेयता बढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते, कई ठोस ऐसे होते हैं जिनकी ताप में वृद्धि करने पर विलेयता घटती है। जैसे अगर आपने बेटा खड़िया को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया को अगर आपने बेटा किसमें मिलाया, जल में घोला, और जल में घोलने पर आपने क्या किया, ताप में वृद्धि कर दी। तो ताप में वृद्धि करने पर जो खड़िया है वह जल में कैसी होगी बेटा, अघुलनशील होगी। कभी भी मिलाना आप बेटा, देखना कभी प्रैक्टिकल करके कैसी होगी, अघुलनशील होगी। क्लियर। लेकिन अगर हम नमक को डाल दें, तो अगर हम नमक को डाल दें NH4 अमोनियम क्लोराइड या नमक NaCl डाल दें, तो नमक को डालने पर क्या होगा, ताप में वृद्धि करोगे, ताप में वृद्धि करने पर इसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। तो कई ठोस की ताप में वृद्धि करने पर विलेयता घटती है और कई की बेटा विलेयता बढ़ती है। ठीक है। तो लिख रहे हैं इसके बारे में, लिखेंगे सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर, सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, किंतु कई ठोस ऐसे हैं जिनकी
ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर विलेयता घटती है, घटती है। जैसे जैसे CaCO3 को जल में डालने पर ताप में वृद्धि कर दें तो इसकी जल में विलेयता घट जाती है, विलेयता घट जाती है। इसी प्रकार NaCl, KCl आदि को जल में डालकर ताप में वृद्धि कर दें, ताप में वृद्धि कर दें तो इसकी विलेयता बढ़ जाती है, इसकी विलेयता बढ़ जाती है। ओके, नोट करें बेटा, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा आगे पढ़ा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वह है दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव होगा भाई? दाब का वैसे तो सामान्यतः दाब का ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बताया? दाब का ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही अत्यधिक संपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेटा, लिखेंगे दाब का ठोस की द्रव में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस तथा द्रव दोनों ही अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। क्लियर? ये हो गया बेटा हमारा किसका? ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। बोर्ड एग्जाम 2023-2024 के एक सेट में प्रश्न पूछा गया है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, और इसके बाद विलयन की सांद्रता को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ रहे हैं, नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा आ गए हम बेटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और क्या नाम है उसका? उसका नाम है विलयन की सांद्रता। क्लियर? देखो, विलयन की सांद्रता भाई किसे कहेंगे? विलयन की सांद्रता। आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को हम निम्न पदों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक बात बताओ भाई, विलयन आप बोलोगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन है।
अब भाई ये बिलियन मिलकर बना किससे है, तो आप बोलोगे यह जो बिलियन है यह बिलियन बना है, बिलियन किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे भाई बिले प्लस विलायक। बिलियन किससे मिलकर बना है, बिले प्लस विलायक। तो आप बेटा इस बिलियन में किसको चेक करेंगे, बिलियन की सांद्रता में किसको चेक करेंगे कि आपने इस बिलियन के अंदर विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, विलेय की सांद्रता किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे इस बिलियन में इस विलेय की कितनी सांद्रता उपस्थित है, कितनी मात्रा उपस्थित है, वही क्या कहलाती है, विलेय की सांद्रता। और विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अगर कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। और विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। भाई ध्यान रखना इस चीज के बारे में, क्योंकि यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा, ध्यान रखना। तो परिभाषा लिखें, परिभाषा लिख रहे हैं, लिखेंगे विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्लियर। अब बेटा हम सांद्रता को निम्न पदों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे सांद्रता को निम्न पदों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप समझते हैं, एक ग्राम कैसे बेटा हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। देखो सबसे पहले बेटा सांद्रता, सांद्रता बेटा हमारी 3 पदों में चलेगी, 3 पद में पढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे बेटा कौन हमारा इंपोर्टेंट है और कितना हमारा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बेटा सांद्रता किसके पदों में ज्ञात करेंगे, प्रतिशत के पदों में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बेटा यहीं से बनना शुरू होते हैं, न्यूमेरिकल यहीं से बनना शुरू होते हैं, यहीं से ज्यादा प्रश्न आता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आपका VBI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने बताया आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक पॉइंट बेटा बिल्कुल क्लास में उम्मीद करेंगे याद करा देंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। बस आप लोग हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, हम वादा कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं बेटा कि आप लोगों को कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप लोग घर पे पढ़ाई करते रहिए एंजॉय के साथ। ठीक है। देखो अब बात करेंगे प्रतिशत के पदों में कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 पहला हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, सवाल बहुत आते हैं इसके बेटा, इस टॉपिक के। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और तीसरा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो प्रतिशत के पदों में बेटा हम कितनी परिभाषा पढ़ेंगे, 3। कौन कौन सी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये बेटा तीनों की तीनों किसको बताएंगे, विलयन की सांद्रता को। ठीक। इसके बाद दूसरा बेटा ग्राम प्रति लीटर में। अब ग्राम प्रति लीटर में बेटा कौन सी हेडिंग आपको पढ़ना होगा, मोलरता, आपको पढ़ना होगा नॉर्मलता और नंबर अगला फॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है। इसके बाद भार बट्टे भार के पदों में, भार बट्टे भार के पदों में। और इसके अंदर बेटा हमें जो पढ़ना होगा वह पढ़ना होगा मोललता और मोल अंश, इसी को बोलते हैं मोल प्रभाज, इसी को बोलते हैं अणुभिन्नांक,
ध्यान रखना बेटा इस चीज के बारे में, ठीक। तो भाई अब आपसे पूछेंगे भाई प्रतिशत के पदों में, देखो यहां पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई सांद्रता को हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हमें भैया ये रहा हमारा ग्राफ, ये रहा हमारा ग्राफ कि भैया हम सांद्रता को किसके पदों में ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत के पदों में। हम सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर सकते हैं, हम सांद्रता को किसमें, भार बट्टे भार के पदों में। लेकिन इसके बाद बेटा हमें कुछ और परिभाषा पढ़नी होगी, पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है। ध्यान रखना इस परिभाषा को भी, क्योंकि ये परिभाषा बेटा बोर्ड एग्जाम में आपके इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक। अब सुनो, यहां से आपका बोर्ड एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है यहां पर मोललता, मोलरता। दूसरा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है मोललता, ये मोलरता है, ये मोललता है, मोललता। और ये हमारा क्या है, मोल अंश। ये इस चैप्टर से 3 ये प्रश्न हमें और इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं इनकी बेटा परिभाषा पढ़नी पड़ती है, इनकी परिभाषा बहुत अच्छी खासी आती है। क्लियर। तो हमने बताया कि भाई बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता को हम निम्न पदों में ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में कौन कौन सा, प्रतिशत के पदों में हमें पढ़ना है किसको, हमें द्रव्यमान प्रतिशत हमें पढ़ना है, आयतन प्रतिशत हमें पढ़ना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्राम प्रति लीटर में मोलर सांद्रता ज्ञात करनी है। तो 3 परिभाषाएं ध्यान रखनी है, एक तो नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता। और हमें भार बट्टे भार के पदों में ज्ञात करना हो तो हमें तैयार करना है बेटा मोललता और मोल अंश को। ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कल के लेक्चर में बेटा इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा चलाएंगे, ठीक है बिल्कुल। और एनसीईआरटी के बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराएंगे, एक एक न्यूमेरिकल्स आपका एनसीईआरटी का करवाएंगे। उसके बाद दूसरी बुक बेटा हम कराएंगे, वह है हमारे पास बेटा KN शर्मा की। और बता देना बेटा अगर और भी कराना है तो हमारे पास बेटा तीसरी बुक बेटा रखी हुई है अरिहंत की, ठीक है। चिंता ना करिए, आपको जो बेटा एक एक क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वह केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को बेटा 70 में से 70 बस, और एक एक प्रश्न को बेटा हम आप लोगों को बेटा फंसा के देंगे। चिंता ना करिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।